चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास स्प्रिंग 2024 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है। और इस सवाल की वेटेज तकरीबन 7 मार्क की है। इसका मतलब है कि कुछ छोटा सा ही क्वेश्चन होगा। रीड करते हैं और इसे डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं। कहता है Najib is a resident individual who had been working at PGA Limited PGAL for the past 8 years. On 31st July 2023, he retired from the company and received his final settlement on 15 August 2023. Following are the details of his final settlement amount. हमारे पास एक इंडिविजुअल है नजीब के नाम से, जो कि रेजिडेंट इंडिविजुअल है और वो एक कंपनी पीजीए लिमिटेड में काम कर रहा है पिछले 8 सालों से। 31 जुलाई 2023 पे ये रिटायर हुआ और रिटायरमेंट के नतीजे में से फाइनल सेटलमेंट का जो अमाउंट है वो 15 अगस्त 2023 पे रिसीव हुआ। फाइनल सेटलमेंट की अमाउंट्स की डिटेल दी हुई है। ग्रॉस सैलरी फॉर जुलाई 23 1,80,000। फ्यूल अलाउंस फॉर जुलाई 23 27,000। लीव इनकैशमेंट 1,40,000। प्रोविडेंट फंड बैलेंस प्रिंसिपल अमाउंट 3 मिलियन 50% कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर्स। इसे प्रोविडेंट फंड का जो अमाउंट मिला है उसमें 3 मिलियन का प्रिंसिपल अमाउंट है, जिसमें से 50% इंप्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया होगा, 50% इंप्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया होगा। प्रोविडेंट फंड बैलेंस इंटरेस्ट अमाउंट 6 लाख, 6 लाख रुपए का प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट का अमाउंट है। और ग्रेचुटी 9 लाख। कहता है कंपनी प्रोविडेंट फंड इज रिकॉग्नाइज्ड एंड इट्स ग्रेचुटी फंड इज अप्रूव बाय द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। प्रोविडेंट फंड भी रिकॉग्नाइज्ड है, ग्रेचुटी फंड भी अप्रूव्ड है। फिर हमारे पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। कहता है नजीब had obtained an interest free loan amounting to 2 million from the company. 80% of the amount has been recovered by the company and the remaining amount was waived by the company at the time of his retirement. कह रहे इस इंडिविजुअल नजीब ने कंपनी से 2 मिलियन का एक इंटरेस्ट फ्री लोन लिया हुआ था। 80% अमाउंट कंपनी ने इससे रिकवर कर लिया, यानी कि 80% लोन इसने रिपे कर दिया। और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है 20% वो कंपनी ने वेव कर दिया। तो इंटरेस्ट फ्री लोन के केस में बेंचमार्क रेट पे इंटरेस्ट बेनिफिट टैक्स हो जाएगा, और जितना 20% लोन वेव हुआ वो अमाउंट भी चार्जेबल टैक्स हो जाएगा। फिर कहता है एज पर द कंपनी पॉलिसी Najib purchased the company own laptop which he had been using at a written down value of 50,000, even though its market value upon purchase stood at 1,10,000। कंपनी की तरफ से इसे एक लैपटॉप दिया गया 50,000 रुपए में, और इस लैपटॉप की फेयर मार्केट वैल्यू 1,10,000 थी। तो 1,10 और 50 का डिफरेंस भी सैलरी में टैक्स होगा। On 5th August 23, Najib received a watch worth 80,000 from the company as a gift at his farewell party। 5 अगस्त 2023 पे कंपनी की तरफ से उसे 80,000 रुपए की वॉच गिफ्ट की गई उसकी फेयरवेल पार्टी पे। इसका क्या होगा? किस में टैक्स होगा, सैलरी में या अदर सोर्सेस में? लेकिन ये तो गिफ्ट है। अदर सोर्सेज में या सैलरी में? सर ये सैलरी में ही टैक्स होगा, क्योंकि इंप्लॉयमेंट रिलेशनशिप के नतीजे में इंप्लॉयर से, चाहे पास्ट एम्प्लॉयर से, प्रेजेंट एम्प्लॉयर से, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉयर से जो कुछ भी मिलेगा वो आपके सैलरी ही कंसिडर होगा, चाहे वो कोई अमाउंट हो, चाहे कोई बेनिफिट हो, चाहे वो पर्क हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की रिसिट हो, चाहे वो कैपिटल नेचर की रिसिट हो। रिक्वायरमेंट में कहता है under the provision of income tax ordinance and rules made thereunder, compute the taxable income of Najib for the tax year 2024, and how would you treat the amount received from the provident fund and gratuity fund if they are unrecognized and unapproved respectively। देखो पहले तो उन्होंने सवाल में कहा था कि प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी फंड रिकॉग्नाइज्ड है, अप्रूव्ड है। सेकंड रिक्वायरमेंट में कह रहा है कि अगर ये प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी फंड रिकॉग्नाइज और अप्रूव ना होते तो फिर प्रोविडेंट फंड की क्या टैक्सेशन होती। सर सबसे पहले अगर हम पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए सैलरी से पर्टेन करता है मेजरली। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, इंडिविजुअल हमारे पास मिस्टर नजीब, और सवाल में ही हमें बताया कि इसका स्टेटस रेजिडेंट इंडिविजुअल का है, और टैक्स ईयर है हमारे पास 2024। सबसे पहले हम इसकी सैलरी इनकम कैलकुलेट करेंगे।
तो सैलरी में हमारे पास सबसे पहले ग्रॉस सैलरी आ रही है 1,80,000। 1,80,000। फिर हमारे पास फ्यूल अलाउंस आ रहा है। अब फ्यूल अलाउंस के बारे में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि ये एम्प्लॉयमेंट ड्यूटीज के लिए दिया गया है, तो इसका मतलब है कि फ्यूल अलाउंस को चार्जेबल टू टैक्स बनाया जाएगा। फिर हमारे पास लीव इनकैशमेंट आ रही है। लीव इनकैशमेंट का क्या करेंगे सर? ये भी टैक्स हो जाएगा। लीव इनकैशमेंट का अमाउंट कितना है? 1,40,000। फिर हमारे पास प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड से बैलेंसेस आ रहे हैं और ये रिकॉग्नाइज्ड है। सर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में प्रोविडेंट फंड की अमाउंट का क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट के केस में क्या होगा सर? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में तो कंप्लीट अमाउंट, प्रिंसिपल का अमाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट, एम्प्लॉयर का अमाउंट, एम्प्लॉय का अमाउंट, सब कुछ एग्जाम्प्ट है। और रिकॉग्नाइज या अप्रूव ग्रेचुटी फंड के केस में क्या करेंगे? ग्रेचुटी में तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का ताल्लुक ही नहीं होता, सब कुछ एम्प्लॉयर का। सर 75,000 वाली बात नहीं, अभी तो अप्रूव की बात हो रही है। और जो उसके बाद सर ग्रेचुटी के केस में, ग्रेचुटी के केस में 4 पॉसिबिलिटी थी ना सर। एक तो पूरी पूरी एग्जाम थे, एक तो था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो ग्रेचुटी मिलेगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो ग्रेचुटी मिलेगी वो तो फुली एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगी। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी के एम्प्लॉय को जो भी ग्रेचुटी मिलेगी वो फुली एग्जाम होगी विदाउट एनी कंडीशन। कम्प्यूटेशन ऑफ पेंशन, सॉरी मैं पेंशन वाला टेबल देख रहा हूँ। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ग्रेचुटी मिलेगी वो फुली एग्जाम होगी विदाउट एनी कंडीशन। ग्रेचुटी फंड अप्रूव बाय द कमिश्नर के केस में भी ग्रेचुटी फुली एग्जाम थे, और ग्रेचुटी स्कीम अप्रूव बाय द एफबीआर के केस में 3 लाख तक की एग्जामेशन थी। सर ये कैसे याद रखें सर? ग्रेचुटी फंड और ग्रेचुटी स्कीम के लफ्ज से याद रखें। अगर अप्रूव ग्रेचुटी फंड है तो फुली एग्जाम्प्ट है, और अगर अप्रूव ग्रेचुटी स्कीम है तो 3 लाख तक की एग्जामेशन है विद सम कंडीशन। और अगर अनअप्रूव या अनरिकॉग्नाइज्ड ग्रेचुटी हो तो फिर लोअर ऑफ 50% ऑफ द ग्रेचुटी और 75,000 विच एवर इज लोअर एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगा। तो इन चारों सिनेरियो में हमारे लिए कौन सा सिनेरियो रेलिवेंट है? दूसरा वाला, क्योंकि हमें जो ग्रेचुटी मिली है, हमें जो ग्रेचुटी मिली है वो ग्रेचुटी ग्रेचुटी फंड से मिली है, तो ये भी एग्जाम्प्ट है। सर इंटरेस्ट फ्री लोन मिला 2 मिलियन का, तो 2 मिलियन के इंटरेस्ट फ्री लोन पे बेनिफिट टैक्स होगा कितना? 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10%, ऐसा ही। और बाकी जो बचा 20% इसके आगे कुछ और करना है सर? नंबर ऑफ मंथ। सर 2024 में कितने साल, कितने महीने ये कंपनी का एम्प्लॉय रहा है? सर सिर्फ 1 महीने, क्योंकि 31 जुलाई पे ही रिटायर हो गया था। टैक्स ईयर 2024 का मतलब है 1 जुलाई 23 से लेकर 30 जून 2024, ये 31 जुलाई पे रिटायर हो गया, तो एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 1 महीने की है, तभी तो 1-1 महीने की सैलरी आ रही है। तो 1/12 कितना आ गया? 16,667। इसके बाद कुछ लोन हमारा वेव हो गया। सर कितना लोन वेव हुआ? सर 80% हमने पे कर दिया था, 20% हमारा वेव हुआ, तो 2 मिलियन का 20%, 40,000 या 4 लाख? 4 लाख। ये देखें, ये ना एक बंदा इसको कह रहा है 2 लाख रुपए बनेगा, एक बंदा इसको कह रहा है 40,000 बनेगा, तो ये वो गलतियां कर रहे हो जो होनी नहीं चाहिए ना। मतलब क्यों हम फजूल के मार्क्स लूज कर रहे हैं? कर ले कैलकुलेट, कैलकुलेट एग्जाम में तो 1+1 भी ना कैलकुलेटर में चेक कर लो कि 2 ही बन रहा है, कुछ और तो नहीं बन रहा। फिर 50 की जगह 49 हो जाएंगे। कहता है एज पर द कंपनी पॉलिसी नजीब को लैपटॉप दिया गया।
तो हमारे पास इसे हम सैलरी में कहते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। लैपटॉप की फेयर मार्केट वैल्यू 110, नजीब को दिया गया 50,000 में, तो 60,000 सैलरी में टैक्स हो जाएगा। और नजीब को एक घड़ी दी गई, तो हमारे पास पर इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 80,000। तो ये नजीब की सैलरी इनकम आ जाएगी। वो जो टैक्स है वो बिल्कुल आता नहीं है, वो कौन से प्रोविजन है एक्सेल। देखें, पाकिस्तान में प्राइस इन विनिंग्स की टैक्सेशन के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का एक सेक्शन है, सेक्शन 156। उसमें ये कहा, बल्कि आपको एफटीआर के लेक्चर में मैंने आपको सारी एग्जांपल्स दिए कि तुम्हें जीतो पाकिस्तान से इनाम मिल रहा है, जीतो दुबई से इनाम मिल रहा है, तो क्या क्या होगा, याद है? सुनो, अगर पाकिस्तान में उसे कोई प्राइस इन विनिंग्स मिल रही है ना, तो उस पर सेक्शन 156 के तहत 15% की विदहोल्डिंग होगी। दूसरों की इनकम की हमें इतनी फिक्र क्यों है? अगर पाकिस्तान में उसे कोई प्राइस इन विनिंग्स मिल रही है ना, तो उस पर 15% सेक्शन 156 के तहत टैक्स विदहोल्ड होगा। वो 15% फाइनल टैक्स। और पाकिस्तान के बाहर से, फॉर एग्जाम्पल, के बाहर भी उसे बहुत सारे लोगों ने पैसे दिए हैं, वहां से जो पैसे मिलेंगे उस पर 156 की विदहोल्डिंग नहीं होगी, सेक्शन 156 की विदहोल्डिंग नहीं होगी। और पाकिस्तान में जो उसे इनाम मिला उस पर 15% की विदहोल्डिंग होगी, वो फाइनल टैक्स होगा। बाहर जो उसे इनाम मिला, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, फॉरेन सोर्स इनकम है। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, फॉरेन सोर्स इनकम है। अब या तो ये पाकिस्तान में 120 दिन से ज्यादा रहे ना, पाकिस्तान से बाहर ही रहे। अगर ये पाकिस्तान में 120 दिन से कम रहता है, तो बाहर रहने की वजह से नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। और नॉन रेजिडेंट होने की वजह से इसकी फॉरेन सोर्स इनकम टैक्स ही नहीं होगी, एग्जाम नहीं होगी, टैक्स ही नहीं होगी। हाँ, पाकिस्तान में जो इनाम मिला उस पर 15% फाइनल टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान सोर्स इनकम है। अच्छा, फिर कल एक न्यूज चली कि एफबीआर ने वेव कर दिया, तो जब मैंने वो न्यूज देखी, एफबीआर के पास ये अथॉरिटी ही नहीं है कि वो किसी की इनकम को एग्जाम डिक्लेयर कर सके। एफबीआर, बिकॉज एफबीआर इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। लॉ मेकिंग तो आपकी पार्लियामेंट है, मिनिस्टर्स हैं। तो एफबीआर ने अनाउंस कर दिया कि भाई उसने गोल्ड मेडल जीता और पाकिस्तान ने 32 साल बाद गोल्ड मेडल जीता, तो हम इसको एग्जामेशन दे रहे हैं। लीगली स्पीकिंग एफबीआर के पास ये राइट ही नहीं है, एफबीआर के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी इनकम को एग्जाम दे सके। वो तो एक इदारा है, लॉ बना। हाँ, पार्लियामेंट से अगर एक क्लॉज डल जाए सेकंड शेड्यूल में कि अरशद नदीम का इनकम एग्जाम है, तो फिर एक अलग बात है। लेकिन अच्छा, फिर सॉरी मैं बात काट रहा हूँ। पाकिस्तान में जिसको इनाम मिला, पाकिस्तान में मैंने देखा कि वो किसी एक सोसाइटी वाले ने उसको काम प्लॉट दे देंगे, पीआर भाई ने कोई इनाम दे दिया। ये सारे इनाम टैक्सेबल होंगे। लेकिन जो उसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से प्रेसिडेंट ऑनर मिलेगा, एक प्रेसिडेंट ऑनर की एग्जाम्पशन याद है, सेक्शन 47 है या 46 है, कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से जो नाम मिलेगा वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगा। वैसे सही कह रहा है, ये सवाल आ सकता है कि अरशद की जगह कोई और नाम डाल के उसके इनाम दे दें कि भाई इस बंदे ने ओलंपिक्स में जीता है और उसको ये इनाम मिला है, पाकिस्तान का बंदा है, यहाँ से इनाम मिला, यहाँ से इनाम मिला, यहाँ से इनाम मिला। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से इनाम पाकिस्तान के एग्जाम है, कौन से टैक्सेबल है, और जो बाहर से मिले वो इसकी फॉरेन सोर्स इनकम बनेगी। ये बिल्कुल सवाल के हाई चांसेस है कि ये सवाल पूछ लिया जाए। ये वॉच इसने एडिशन में क्यों डाला है? ये वॉच भी उसने इसीलिए डाला ना कि अभी इस, मतलब जब ये एग्जाम हुआ तो वो गरीब वगैरह का केस काफी प्रोमिनेंट था, तो उन्होंने वॉच डाल दिया यहाँ पे। आप क्या कह रहे थे? सर मैं बोला था सर, ये बोला 3% पायलट के लिए और 30% नॉन पायलट के लिए। सर ये बात पढ़ी नहीं। ये बात आपने पढ़ी नहीं है, क्योंकि अभी आपको इस बात की पढ़ी होनी भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान में है कि एक बंदा जब एफबीआर से खुद को रजिस्टर्ड करवाता है तो वो उसे एनटीएन मिल जाता है। एनटीएन मिलने के बाद फिर एक कैटेगरी होती है एक्टिव टैक्स पेयर, नॉन एक्टिव टैक्स पेयर। अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर में हो तो आपकी विदहोल्डिंग्स की एक रेट है, और अगर आप नॉन एक्टिव टैक्स पेयर में हो तो फिर आपकी विदहोल्डिंग्स डबल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं एक्टिव टैक्स पेयर हूँ, मुझे डिविडेंड मिलता है उस पर 15% लगता है, मुझे इंटरेस्ट मिलता है उस पर 15% लगता है, मैं प्रॉपर्टी सेल परचेस करता हूँ उस पर मैं 3% का टैक्स पे करता हूँ। अगर मैं नॉन फाइलर हूँ और नॉन एक्टिव टैक्स पेयर हूँ, तो फिर डिविडेंड पे 30% हो जाएगा, इंटरेस्ट पे 30% हो जाएगा, प्राइस अर्निंग्स पे 30% हो जाएगा, डबल हो जाएगा वो सर। खैर, सर सैलरी कितनी बन रही है इसकी?
903,667। अच्छा देखो, इन्होंने सवाल की रिक्वायरमेंट में हमसे मांगा क्या है। इन्होंने कहा है कि कंप्यूट दी टैक्सेबल इनकम। तो सैलरी इनकम हमने कैलकुलेट कर ली। इसके बाद एग्जाम्ड इनकम। एग्जाम्ड इनकम में प्रोविडेंट फंड का अमाउंट आ जाएगा, एग्जाम्ड इनकम में ग्रेचुटी फंड का अमाउंट आ जाएगा। प्रोविडेंट फंड का अमाउंट है 3 मिलियन का प्रिंसिपल और 6 लाख का इंटरेस्ट, तो 3.6 मिलियन। और ग्रेचुटी फंड का अमाउंट है 9 लाख। तो हमारे पास एग्जाम्ड इनकम आ गई 4.5। सर सैलरी इनकम आ गई, एग्जाम्ड इनकम आ गई, तो इन दोनों का टोटल टोटल इनकम बनेगा 45 लाख और 9,03,666। 903,667 प्लस 4.5 मिलियन। 5403 तो ये हमारे पास टोटल इनकम आ गई। टोटल इनकम से सही है, टोटल इनकम से एग्जाम इनकम माइनस करेंगे 4.5 मिलियन, तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। अब एग्जामिनर ने आपसे सिर्फ टैक्सेबल इनकम मांगी है ना, तो 1.5 करके टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट मत कीजिएगा, उसके कोई आपको एक्स्ट्रा मार्क्स या सवाब नहीं मिलेगा। बस टैक्सेबल इनकम पे अपना आंसर रोक देंगे तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 903,667। सर ये सवाल का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर पार्ट बी में कहता है हाउ वुड, अगेन रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर्ली रीड करना है। पार्ट बी में कंप्यूट की बात नहीं कर रहा, या मुझे दोबारा से इनकम कैलकुलेट करके दें, कह रहे हैं मशवरा मांग रहा है। हाउ वुड यू ट्रीट द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेचुटी फंड इफ दे आर अनरिकॉग्नाइज्ड एंड अनअप्रूव्ड। तो सर इस केस में अगेन नया पार्ट नए पेज से। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, अगर हमें अनअप्रूव, अगर हमें अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से पैसे मिले और हमें अनअप्रूव ग्रेचुटी फंड से पैसे मिले, तो इसमें हमें मशवरा देना है। क्या मशवरा देना है सर? एम्प्लॉय contribution would not be taxable as it has already been taxed at the time of contribution। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो उसे मिला वो टैक्स नहीं होगा, क्योंकि वो तो जिस वक्त हमने कंट्रीब्यूट किया था उसी वक्त हमारी सैलरी में टैक्स हो गया था। और एम्प्लॉयर contribution and interest would be taxable under the head salary। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट का अमाउंट टैक्सेबल होगा सैलरी के हेड में, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगा। और अनअप्रूव प्रोविडेंट फंड के केस में क्या होगा? अनअप्रूव ग्रेचुटी के केस में ग्रेचुटी अप टू लोअर ऑफ ₹75,000 और 50% ऑफ ग्रेचुटी, दैट इज 9 लाख का 50%, दैट इज 4.5 लाख वुड बी एग्जेम्प्ट। कि लोअर ऑफ 75,000 या 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव, यानी कि 4.5 लाख, इन दोनों का लोअर एग्जेम्प्ट है। यानी कि ग्रेचुटी इन एक्सेस ऑफ 75,000 इन दिस केस कितना? 9 लाख माइनस 75,000, 8 25 825
would be taxable under, क्या ये समझ आ रहा है हमें? सर ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था स्प्रिंग 24 के अटेम्प्ट का। कॉपी करें इसे तो फिर हम आगे बढ़ते हैं।